वॉइस ऑफ अमेरिका की स्पेशल इलेक्शन सीरीज मेरा वोट क्या बदलेगा के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। इस सीरीज में हम आपको लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और आवाम के उन मसाइल पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम तवज्जो दी जाती है। आज हम मौजूद हैं कराची के एक चर्च में और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अक़लियती कम्युनिटी के कुछ नुमाइंदों से। उनके मसाइल क्या हैं, जब इलेक्शन आता है तो उनको कोई तवज्जो मिलती है या नहीं मिलती। पाकिस्तान में 2023 की मरदमशुमारी के नताइज में अभी तक अक़लियतों की तादाद वाज़े नहीं की गई, लेकिन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में कुल आबादी 22 करोड़ है, तो उसमें सिर्फ 4% से भी कम माइनॉरिटीज़ या अक़लियतें हैं। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद दहाइयों में बहुत सी अक़लियतों ने यहाँ से माइग्रेट किया है, दूसरे मुल्कों को गए हैं, और उसकी एक वजह पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ की कमी भी बताई जाती है। तो हम बात करते हैं अपने मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद हैं लूक विक्टर, ख़ुद तो बरतानिया में कानून के तालिब इल्म हैं, लेकिन पाकिस्तान में कई और वकला के साथ मिलकर अक़लियतों के हुकूक़ के लिए काम करते हैं और उनको मुफ्त कानूनी सहूलियात फराहम करने के लिए मदद देते हैं। उनके साथ मौजूद हैं सरदार अमर सिंह, पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी के एक नौजवान रुकन और पाकिस्तान सिख वेलफेयर कमेटी के पेट्रन इन चीफ भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं सिजिल शफीक, ये एक शेल्टर चलाती हैं उन नौजवान लड़कियों के लिए जो जबरी मज़हब की तब्दीली या जबरी शादियों का शिकार बनती हैं। और उनके साथ भवेश कुमार मौजूद हैं, पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी राइट्स के लिए पहला मार्च किया गया था उसके एक फाउंडिंग मेंबर भी हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपसे शुरू करती हूँ लूक, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पे कोई बात होती है जब इलेक्शंस होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछ लिया, एंड दिस रैप्स अप द इंटायर इम्प्लिकेशन आप कह लें एंड द प्लाइट ऑफ माइनॉरिटीज़ के इलेक्शन वो टाइम होता है कि जितने नुमाइंदे होते हैं जो कि अपने आप को कौम का नुमाइंदा कहते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा कहते हैं, वो बात करते हैं वोट लेने के लिए। वो अपनी जब इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, मैनिफेस्टो उजागर करते हैं, तो वो नेचुरली उसके पीछे थॉट ये होती है कि हम वो बातें करें जिससे हमारे जो वोटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के वो मुतासिर होकर हमें वोट डालें। बड़े हैरानी की बात है कि अब जो हम 2024 में बैठे हैं और इलेक्शन सर पे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं, जितने मैनिफेस्टोज़ आ गए हैं मेरे ख्याल में सिवाय PMLN के बाकी सब सियासी जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज़ नुमाया कर दिए हैं। इट इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि किसी एक मैनिफेस्टो के अंदर भी जब आप उसको देखें, प्राइमा फेसी रीडिंग माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई उस पे तबसरा नहीं किया जा रहा। माइनॉरिटीज़ के जो हकूक़ की एक पामाली होती है उसकी इन्फोर्समेंट के लिए, माइनॉरिटीज़ के जो मसाइल हैं उसके हवाले से किसी एक मैनिफेस्टो में भी, वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो, वो ANP हो या कोई भी दूसरी सियासी जमात हो, माइनॉरिटीज़ के, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की जो मसाइल हैं उसके ऊपर बिलखसूस कोई बात नहीं की जा रही। सिजिल, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप बता रही थी कि आप लोगों की बहुत कोशिशों के बाद शायद MQM वो वाहिद जमात है जिसने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है बिल्कुल माइनॉरिटीज़ का। भी रिसेंट ही डेवलपमेंट है जो MQM ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि फोर्स कन्वर्शन को क्रिमिनलाइज कराया जाएगा और मिनॉरिटीज़ को कोटा दिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कराया जाएगा, यानी कि मज़हब की जो जबरी तब्दीली है वो अभी पाकिस्तान में जुर्म नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी से मज़हब तब्दील कराएं तो कानून उस पर लागू नहीं होता। जी, ये अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं हुई है। इस पे लूक जो है वो ज़्यादा बता सकते हैं आपको डिटेल में जो लॉ की इन डेप्थ बातें हैं, लेकिन उन्होंने ज़रूर अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि हम इस पे बात करेंगे और क्रिमिनलाइज कराएंगे। पहले अब तक बिल नहीं पास हो चुका। अच्छा सरदार अमर सिंह साहब, आपके पास अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, बड़ी पार्टी, तो आप उनसे क्या मांगेंगे? जी, मैं ये समझता हूँ अब जो इलेक्शन सर पर है, बहुत सी ऐसी पार्टियाँ जो है हमारे पास आ चुकी है। पन कहने का मकसद ये, जब इलेक्शन होते हैं जब भी पार्टियों को जो है मिनॉरिटी याद आती है, ऐसे याद नहीं आती है। तो जब आती है इलेक्शन, जैसे अब सर पर है, तो गुरुद्वारों में आती है, विज़िट करती है, पन वो मांगती है हमें वोट दे, हमारा साथ दे, आपके जो हुकूक़ है वो हम पूरे करेंगे।
पर हम उन्हें यही कहते आते हैं जी, जब इलेक्शन सर पर होते हैं तो आप जब आते हो, जब इलेक्शन जीत जाते तो आप कौन तो हम कौन, वो तो यानी फिर इस तरीके की बात होती है। तो आप ये तो किया करें ना, जो पाकिस्तान में लोग मोहल्लों में बैनर लगाते हैं कि ये सड़क बनवाओगे तो वोट मिलेगा, आप पहले मांग लिया करें, आप कहा करें नहीं, अभी यह दो। ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो इन्हें यानी जो है यानी गुरुद्वारे याद आते हैं, मिनॉरिटी याद आती है, और ऐसे जो लीडर है वो उन्हें याद आते हैं जो मिनॉरिटी के लिए जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। चलिए, आपके मसले क्या हैं इस पर हम आते हैं, मगर भवेश कुमार साहब ये बताइए कि माइनॉरिटीज़ क्या पाकिस्तान में एक ब्लॉक के तौर पे वोट डालती हैं? क्या उनका वोट काउंट करता है? क्या आप एक उम्मीदवार को जितवा सकते हैं? आई थिंक सो यस। माइनॉरिटीज़ का वोट अगर रीजनल सेंट्रिक हम देखें उस डायनामिक्स को तो बिल्कुल मैटर करता है। देर आर सर्टेन पॉपुलेशन, अगर हम कराची की अभी बात करें जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे सरदार साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे 8 से 10,000 वोट हैं माइनॉरिटीज़ के। हिंदू कम्युनिटी के नारायणपुरा है, राम स्वामी है। अगर हम फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करते हैं, फिर ईसा नगरी हो गई, आपका आज़म बस्ती हो गई, कोरंगी में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मलिर में हिंदू कम्युनिटी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लियारी में एस्टिमेटेड कहते हैं कि कोई 50 से 60,000 बंदा रहता है मतलब वहाँ आप पे। एक जीतने हारने में आपका रोल हो सकता है। रोल बिल्कुल है, लेकिन उसको कंसिडर किया जाए। और क्या आप लोग एज अ ब्लॉक वोट डालते हैं? सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी एक उम्मीदवार के पीछे खड़ी होती है या आपका वोट डिवाइडेड होता है? अनफॉर्चुनेटली नॉट। अनफॉर्चुनेटली नॉट। तो क्या वजह, इस पे आते हैं सिजल, क्या वजह है, वोट क्यों डिवाइडेड है? एक तो हमारे मिनॉरिटीज़ के तो नुमाइंदे होते ही नहीं है, ना होने के बराबर होते हैं अगर होते हैं तो। और फिर जब वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं, अब हमें पता है कि जब वो अगर आ भी जाएंगे तो वो वही करेंगे जो पार्टी का जो थॉट प्रोसेस है, या पार्टी जो कहेगी वो वही करेंगे। वो मिनॉरिटीज़ के लिए तो खड़े नहीं होंगे, वो मिनॉरिटीज़ के लिए तो बोलेंगे नहीं, वो बोल ही नहीं सकते, उनकी आवाज़ ही नहीं होगी बात में। तो इसीलिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि क्यों उनको वोट दें। माइनॉरिटीज के नुमाइंदे माइनॉरिटीज के हुकूक पर क्यों नहीं बोलते? लू, अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये ज़रा वजाहत कर दूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है, उसको इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया गया है कि वेरी अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ पर अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी का सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव बैठा भी है, तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी से वोट लेकर नहीं बैठा, वो मेरा नुमाइंदा नहीं है, उसे मैंने मुंतखब नहीं किया। बहुत मुमकिन है कि मैं उसको जानता भी ना हो, मुझे ये भी ना पता हो कि वो कौन है और उसे भी ना पता हो कि मैं कौन हूँ। आइन का आर्टिकल 17 जो कि ये बुनियादी हकूक़ देता है हर शहरी को कि राइट टू फ्रेंचाइज़, कि मैं अपना डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के अंदर अपना मुंतखब नुमाइंदा उनको चुनूँ, मैं मैं वोट डाल के उसका मुंतखब करवाऊँ। वेरी अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ बतौर पाकिस्तानी मुझे ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट दिया जा रहा है कि मैं पार्लिमानी निज़ाम के अंदर अपने नुमाइंदों को बाय वे ऑफ वोट, बाय वे ऑफ फ्री चॉइस मैं किसी को मुंतखब करूं और चुनूं। लेकिन जहां पर बात की जाए कि एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी मैं अपने किसी माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव को चुनूं, तो वो मुझसे हक छीन लिया गया है। अच्छा, मैं यहाँ ज़रा वाज़े कर दूँ कि पाकिस्तान में 10 मखसूस सीटें हैं माइनॉरिटीज़ की। हमारी जो 342 लोगों की पार्लियामेंट है, कभी किसी जनरल सीट पे, भवेश साहब आपसे पूछ रहे, जनरल सीट पे कोई जीत के आई है माइनॉरिटी पाकिस्तान में? दिस इज़ फॉर अ फैक्ट के सिंध से देर आर 3 सच कैंडिडेट्स के जो पहले जनरल नशिस्त पे जीत के आए हैं। डॉक्टर महेश मलानी हैं, वो थरपारकर से नेशनल असेंबली की सीट पे वो जनरल वोट्स पे आए थे। हरीराम किशोरी लाल हैं, वो मीरपुर खास से जनरल सीट पे आए थे। और जो एक्स सिंध के माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर थे ज्ञानचंद ईसरानी, वो भी जनरल सीट पे आए थे। लेकिन मैं इस पे एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि आपने कहा कि 10 रिज़र्व्ड सीट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 10 रिज़र्व्ड सीट्स हैं। हम इस तरह भी काउंटर प्रपोजल हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद करना चाहिए था पार्टीज़ को कि आप जो 5% कोटा है, वी आर टोटली फाइन विद दैट, लेकिन 5% लोगों को जो आफ्टर द रिज़र्व सीट्स और जो वुमेन सीट्स होती हैं, उसके बाद जो 5% लोग हैं उनको आप जनरल सीट्स पे भी खड़ा करें। एंड अगर आप सिंध की बात करें या ओवरऑल पाकिस्तान में, किसी भी पार्टी ने इस 5% कोटा को पूरा नहीं किया। अमर सिंह साहब, जो लोग जीत के आते हैं, 3 नाम उन्होंने लिए माइनॉरिटी के जनरल सीट्स पर, क्या वो माइनॉरिटीज़ की बात ज़्यादा
धड़ल्ले से करते हैं बजाय उनके जिनको के मखसूस नशिस्तों पर लाया जाता है, जो पार्टी की विल के पाबंद होते हैं? देखिए मैडम, मैं ये समझता हूँ यानी आज तक जो भी आया ना वो सारे सेलेक्टेड आए, ठीक है ना। और जिन जो लोग यानी ये सेलेक्ट होते आते हैं और यानी एकदम नीचे तबके से जो है यानी उन्हें लेना चाहिए। आप देखें माइनॉरिटी अफेयर की जो टीम चल रही है, मैं पिछले 6 साल से देखता आ रहा हूँ, वही पुराने चेहरे ही सारे जो है माइनॉरिटी अफेयर की टीम चलती आ रही है। तो यानी मेरा कहने का मकसद ये है, इस बात को मेरी जो है वाज़ेह की जाए, जो हमारी इसी नई युद्ध जो है यानी फोरम के, जैसे हिंदू कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से, मैं आज से 25-30 साल से, पास्टर गजाला इस चीज़ की गवाह है, मैं 25-30 साल से इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। और हमने इस बार भी जो है मैंने आज़ाद इलेक्शन के लिए मैंने खुद अपना फॉर्म भरा। तो जब मैंने फ़िल किया, जब मेरी सिक्योरिटी तो मेरी हुई नहीं, तो जब हमें आगे चल के बड़ी दिक्कतें पेश आई, क्योंकि हमारे पास नोट नहीं है, पैसे नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जिसके पास नोट है, जिसके पास पैसे है, वही सेलेक्ट होके जो है यानी सीट पे आता है। जब वो सीट पे आते, वो इलेक्शन के लिए अवार्ड लेने तो हमारे पास आते, और जब वो जीत जाते, जब हम उन्हें कोई काम कहते, जी हमारा माइनॉरिटी का हक, हमारा हुकूक जो 5% हमें कोठा मिलता है, जो हमारे 6 साल से जो हमारे चेहरे जो वहाँ पुराने बैठे, वो अपनी सियासी रोटियाँ पकाते रहते और वो अपना सिस्टम जो है यानी सीधा करते रहते, जो यानी सिख तो कम्युनिटी के जो यानी अच्छा, दूसरे तो भी जो सिस्टम है। उसमें ये है कि आप लोगों के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कम से कम इस एक चीज़ में पाकिस्तान के बेशतर अवाम जो हैं वो आप ही की तरह के हैं, क्योंकि उनमें भी उनका कोई गरीब नुमाइंदा नहीं है और उनके नुमाइंदे भी उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन सजल, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के मसाइल मेन स्ट्रीम मीडिया में तब आते हैं जब कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाता है, जैसे गुज़िश्ता साल जड़ावाला में बहुत सारे चर्च जला दिए गए। आप लोगों के मसाइल हैं क्या? पाकिस्तान के अवाम को आप क्या बताना चाहते हैं? हमारे मसाइल बाकी पाकिस्तान में जितने भी लोग बसते हैं सबके ही बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जब मिनॉरिटीज़ की बात होती है ना तो हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। फोर्स्ड कन्वर्शन जो है वो हमारी बच्चियों के साथ होती है, अंडर एज मैरिजेज़ होती हैं, उनको किडनैप किया जाता है, उनकी जबरी मजहबी तब्दीली कराई जाती है, और हमें फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं ब्लास्फेमी के। जो ब्लास्फेमी लॉ है उसका मिसयूज़ ही होता है ज़्यादातर, आप लोगों ने सभी देखते हैं, और मिनॉरिटी के अगेंस्ट ही ज़्यादातर टारगेटेड होता है। फिर स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जॉब्स में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमारी बच्चियों के साथ, हमारे लड़कों के साथ, नौजवानों के साथ, किसी भी शोबे में देख लें डिस्क्रिमिनेशन मिनॉरिटीज़ को फेस करनी पड़ती है रोज़। लूक, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी बिल्कुल। और मैं जो पहले आपने एक कमेंट किया विद रिस्पेक्ट, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री होते हुए कि जहाँ पे हाँ ठीक है कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं और मेरे ख्याल में वो मेजॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, सबका ही अपने मुंतखब नुमाइंदे से एक गिला है कि वो सुनते नहीं है, कौम का काम नहीं करते। बट हैविंग सेड दैट, देखें एक एडिशनल और डबल जेपर्डी का जो कंसेप्ट है आप माइनॉरिटीज़ के लिए इसलिए ज़्यादा है कि कम से कम ठीक है, एक करप्शन, एक रैम्पेट, एक वो है, एक सियासी बुरान है जनरली पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर एक मुसलमान को अपना काम कोई भी पड़े, किसी किस्म का भी पड़े, वो करवाना कम से कम वो जो एक तासुब है ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, वो एक एडिशनल फैक्टर उन्हें फेस नहीं करना पड़ता जो एक रिलीजियस माइनॉरिटी को करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि अल्टीमेटली जितने पार्लियामान बैठे हुए हैं वो एक नारा लगाते हैं ख़त्म नबूवत का, एक रिलीजियस कार्ड की बेसिस के ऊपर आजकल वोट बार्टरिंग होती है। सियासी जमातें टीएलपी जैसे जो एकदम से बहुत ज़्यादा उजागर हो चुकी हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो दिस शोज़ के कहीं ना कहीं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी अदर कंसिडरेशन के जी करप्शन है और सारा ही सियासी एक बुरान है और बड़े मसाइल हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी आप चीज़ देखें कि कम से कम पार्लियामान जहाँ बैठे हुए हैं, सिवाय वो 10 नशिस्तें जो आपने रिज़र्व की हुई हैं, जो इतने मेजॉरिटी सारे वो बैठे हुए हैं, वो लेजिस्लेट भी इन दैट लेंस कर रहे हैं जो कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहा है, जो मुसलमानों को फ़ायदा दे रहा है। और इस पे बिल्कुल भी जो है तबसरा नहीं किया जा रहा कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए क्या उसमें कोई फ़ायदा है, नहीं है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे आपको बात बता दूं और हमारे देखने वालों को भी कि अहमदिया कम्युनिटी का यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं बैठा, क्योंकि जब हमने उनसे राब्ता किया तो उनका ये कहना था कि जी हमें ऑलरेडी इतने मसाइल हैं, अगर हम आपके प्रोग्राम में बैठ के हमने खुलेआम अपने मसाइल बयान करने शुरू कर दिए तो हमारी तो जान को ख़तरा लाहक होगा।
तो ये बात यहाँ पे पॉइंट आउट करनी बहुत ज़रूरी थी। भवेश साहब, आपकी तरफ आती हूँ। हिंदुओं के बारे में पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदू हैं। ये बात शायद सिंध के अलावा दूसरे सूबों के लोगों को पता भी ना हो। आप लोगों पे एक एडिशनल जब मैं ट्रैवल करती हूँ सिंध में और सियासतदानों से पूछती हूँ कि आपको लगता है कि एडिशनल कोई दूसरी माइनॉरिटीज़ के मुकाबले में शक की नज़र से देखा जाता है आपको? आई थिंक सो। एक रियासत है जो रियासत पाकिस्तान, जब उसका वजूद ही इस पे आया था कि हिंदू अलग रहेंगे और मुसलमान अलग रहेंगे, तो वो शक की जो बुनियाद है वो तो आपकी रियासत ने उसको बेसिस बनाया हुआ है फ्रॉम 1947। तो आपने उसको मिनिमाइज़ करना था। हमारे कायद ने भी ये कहा था, जिसमें हमने माइनॉरिटी राइट्स मार्च भी किया था 11 अगस्त को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रादर देन मिनिमाइजिंग, आपने उस शक की बुनियाद को और जो डाउट्स हैं माइनॉरिटीज़ की लॉयल्टी के लिए, आपने उसको मैक्सिमाइज़ किया है इन दिस लास्ट 7 और 8 डिकेड्स। और आप इश्यूज़ की बात कर रही थी, आई एड सर्टेन थिंग्स कि जो हमारा चार्टर और डिमांड था माइनॉरिटी राइट्स मार्च का, 11 नुकात थे। वो 11 नुकात अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या रास्ते पाकिस्तान खुद अगर उसको तस्लीम करे और उन पे इम्प्लीमेंट करे, तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ और ओवरऑल जो माहौल है वो सुकून का सांस हम सब ले सकते हैं। फोर्स कन्वर्जन की बात की गई, डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो एक वजूद में आया था कि जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी छोड़ के गई हैं वो उनके हवाले की जाएंगी। वहाँ पे आज तक 70 साल से ज़ायद हो चुके हैं, वहाँ पे एक भी माइनॉरिटी से बंदा या बंदी वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे उसका चेयरमैन नहीं लगाया गया, और ATPB पे हमेशा सेलेक्टेड लोग लगाए जाते हैं। उसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट द अदर इश्यूज़, आपके पास मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी है, आपके पास फोर्स कन्वर्जन है, आपके पास प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं, आपके पास बहुत सारे मंदिर गिरजाघर, आपके पास गुरुद्वारे हैं जो अभी भी कब्ज़े में हैं। और इवन आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ एक्स चीफ जस्टिस, 2 चीफ जस्टिस की इस पर वर्डिक्ट हैं। आपकी 2014 की एक वर्डिक्ट है और 2018 की एक वर्डिक्ट है। दोनों में कहा गया था कि प्रॉपर्टी बहाल की जाए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं की गई। सो देयर आर सो मेनी इश्यूज़। द थिंग इज़ के डिस्कोर्स और डायलॉग होना चाहिए और उसके बाद उस पर बात हो सकती है। आप लोग जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाते हैं या जब वो आपसे मिलने आते हैं और आप ये इश्यूज उनके सामने रखते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो क्या बताते हैं कि माजी में जब उन्होंने आपसे वोट डाला तो इस पे बात क्यों नहीं की? जी, वो हमें ये बताते हैं हम आपका साथ देंगे, हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे, अपने बड़े कायद से बात करेंगे, फिर हम लेकिन वो तो आपकी उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी कहा होता है ना, तो वो कैसे बताते हैं कि क्यों बात नहीं कर सके? वो यानी बस वो उनके भी यानी अपने एक सिस्टम होते हैं, या तो उन्हें ऊपर की तरफ से मना किया जा सकता हो, या तो पता नहीं उनके बीच में क्या या कोई एग्रीमेंट साइन होता है या क्या होता है, ये तो अल्लाह ही आलम उनके, यानी वो हमारी इस बात को क्यों नहीं वो करते। लूक, आप बात कर रहे थे कि हम यहाँ जितने मसाइल का जिक्र कर रहे हैं उनकी बुनियाद एक ही मसला है, जिस पे कि आप जोर डालना चाहते हैं कि आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखें जी, बात ये है कि अगर आप कोई मुझसे पूछे कि माइनॉरिटीज़ के मसाइल क्या हैं, हाँ, मैं आधा घंटा बात कर लूँगा फोर्स कन्वर्जन पे, मैं बात कर लूँगा ब्लास्फेमी लॉ के मिसयूज़ पे, मैं बात कर लूँगा मॉब लिंचिंग पे, मैं बात कर लूँगा प्रॉपर्टीज़ का हमारा किस तरीके से ज़ब्त की जाती हैं, उनका किस तरीके से लैंड माफिया एंड अदर पॉलिटिकल माफिया मिसयूज़ करती है। लेकिन ये सारे जो मसाइल हैं, क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि ये मैं सारे मसाइल सुनाऊँ किसको? मेरी कौन आवाज़ है, कौन मेरी जो है इस मरहम पट्टी करेगा, मैं किसके पास ये अपना मसला लेकर जाऊंगा? कोई मुझे ये कहे कि जनाब आपका जो आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिसको मैं वोट डाल रहा हूँ, वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता और मैं उसके पास क्यों नहीं जाता? यकीनी तौर पे जितने अशख़ास आजकल का जो हमारा एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हो गया है, वो 2 चीज़ों के ऊपर वोट बार्टरिंग करते हैं। पहला ये कि जी हम मुहब्बे वतन है, वो बिल्कुल एक जगह अपनी बात बिल्कुल ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जी ख़त्म नबूवत का नारा कौन लगा रहा है, इस्लामी बात कौन कर रहा है। वो कोई भी सियासी पार्टी हो, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान का जो जनरल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो ये बन चुका है कि आपकी जितनी सियासी पार्टियां हैं वो वोट जो मांगती हैं उसमें से एक उनका नारा लाजमी होता है कि जी हम इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देंगे। और एक नेचुरली द पॉइंट इज़ कि द फ्लाइट ऑफ माइनॉरिटीज़, मेरे मसाइल, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या मज़हब है, मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, दैट इज़ लीस्ट ऑफ देयर कंसर्न। वो जिस तरीके के वोट बैंक को जो नारा लगाकर आकर बैठे हैं असेंबली के अंदर, वो उनकी बात सुनेंगे जो हार्ड राइट हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं,
या वो मेरी बात सुनेंगे जिनका उन्होंने कभी अपने मंशूर के अंदर जिक्र नहीं किया। तो मेरा एज अ माइनॉरिटी जो सबसे बड़ा मसला है कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिसके पास जिसको मैं अपना नुमाइंदा कह सकूं, जिसको मैं ये कह सकूं कि जो मेरे बैकग्राउंड को समझता है, जो मेरी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को समझता है और मैं उसे जाकर अपनी कोई इल्तमास करूं तो वो उसके ऊपर कोई नज़रसानी करे। क्या फिर आप लोग जब जो माइनॉरिटीज़ के जितने रुकन हैं और जितनी कम्युनिटीज़ हैं, आप लोगों में ये इत्तेफाक है कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे? क्या आप देखना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि माइनॉरिटीज़ के जो रुकन हैं वो माइनॉरिटीज़ उन्हें वोट दे के मुंतखब करें ताकि वो आपके नुमाइंदे हो, या जैसा कि आपने कहा कि मजबूर किया जाए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ 5% जनरल इलेक्शन की सीटें माइनॉरिटीज़ को दें, या ये कि जैसे बाज़ दूसरे मुल्कों में होता है कि माइनॉरिटीज़ एक हलके में एक ब्लॉक बना लेती हैं और वहाँ जितने जनरल इलेक्शन के कैंडिडेट होते हैं उनकी मजबूरी बन जाती है उनको केटर करना, उनके पास आना। कोई सिजल आपके ख्याल में कोई माइनॉरिटीज़ में कोई इत्तेफाक है? इत्तेफाक हो सकता है अगर हमें कोई रास्ता नज़र आ रहा हो, कोई होप नज़र आ रही हो। सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। जैसे पार्टीशन के टाइम पे उससे पहले जो है मुस्लिम लीग ने भी रिलीजन को बेसिस बना के जो है मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था। तो दैट कैन बी अ सोल्यूशन, दैट कैन बी समथिंग दैट माइनॉरिटीज़ कैन रैली बिहाइंड कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। इस पे आप लोग, ये मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं, आप लोग अपने फोरम्स पे ये डिसाइड करते हैं और पुश करते हैं कि क्या बनाया जाए, लाया है अमल फॉर फ्यूचर? देखें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये एक डिफेक्टिव है और जब तक इसके अंदर तरमीम नहीं की जाए तो ये सबसे बड़ा मसला यही है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जो स्टेट बना है, हम जब हर 14 अगस्त पे 1947 का जो है हम बड़े फ्लैग लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि जी जो पहले हम जिस मज़लूमियत में से थे और जो गलतियाँ वहाँ पर हो रही थी यूनाइटेड इंडिया के अंदर, वो पार्टीशन हो गई और अब हम आज़ाद मुमलिकत हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज़ाद मुमलिकत में बैठ के हमने वही अपने साथ जो अपने अब यहाँ पर मौजूदा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ वही सलूक करना शुरू कर दिया है जो अब की जो मेजॉरिटी है वो यूनाइटेड इंडिया में माइनॉरिटी होते हुए उनका जो गिला शिकवा था। सरदार अमर साहब, कोई इक़दामात तो हुकूमत पाकिस्तान ने किए होंगे ना इतनी दहाइयों में माइनॉरिटीज़ के लिए? मसलन सिंध गवर्नमेंट ने 18 साल से कम उम्र की जबरी शादियों के ख़िलाफ़ कानून बना दिया। जी जी बिल्कुल करे। आप देखें करतारपुर नारोवाल, ये एक जीती जाती मिसाल है जो कमल बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने जो है यानी करतारपुर नारोवाल करतारपुर बनाया, जी बिल्कुल। 550वें गुरु नानक के जन्मदिन में जो सिख कम्युनिटी को तोहफ़ा दिया है और अब तक पूरी दुनिया के सिख कम्युनिटी जो है यानी बाजवा साहब को जो है यानी सलूट पेश करती है और हमारी फ़ौज को सलूट पेश करती है। भवेश साहब, अब इलेक्शन आने वाला है, आगे की बात करते हैं कि अब ये आने वाली गवर्नमेंट से आप लोग क्या चाहते हैं? सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे चाहने या ना चाहने से होगा क्या? सबसे पहला सवाल तो ये है और उसका आंसर ये है कि जब रियासत पाकिस्तान, व्हेन आई से कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान दैट इंक्लूड्स कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आपकी जुडिशरी, आपके पॉलिटिशियंस, आपके जो भी स्टेट के फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो साथ मिलकर बैठ के इस डायलॉग पे, इस डिस्कोर्स पे अग्रीमेंट नहीं करते कि हमने माइनॉरिटीज़ को सांस लेने देनी है इस पाकिस्तान में, तो यहाँ पे कोई उसका कंक्लूजन नहीं हो सकता, इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। देयर हैज़ बीन मल्टीपल गुड वर्डिक्ट्स। आप 2014 की जो वर्डिक्ट देख लें जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की, अगर मैं कहता हूँ उस वर्डिक्ट पे सिर्फ अमल हो जाए, पाकिस्तान हम माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा अमल कंट्री हो क्यों नहीं सकता हो है। रहा? आपको पता है लास्ट 9 to 10 ईयर्स में उस वर्डिक्ट पे कितना अमल हुआ है? लेस देन 30%। सो इट रिक्वायर्स मोर देन 30 ईयर्स आगे नहीं, मतलब ये कि 2024 के अमल बाद। क्यों नहीं हो रहा? एक जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की, उस पे अमल क्यों नहीं हो रहा? स्टेट ऑर्गन्स हैं वो फेल हो गए हैं। अब वो किसका काम होता है? आपके पार्लियामेंट का काम होता है, आपकी उसी जुडिशरी का काम होता है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं। सो इट्स लेस देन 30% इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम लास्ट 9 to 10 ईयर्स। और आप समझेंगे 30 साल आपको और लगेंगे उस वर्डिक्ट को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने में, जिसमें फोर्स कन्वर्जन का लॉ है, जिसमें आपके प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट की बात है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स, अभी तक वो 9 साल 10 साल हो गए एक माइनॉरिटी राइट्स की कमीशन आप नेशनल लेवल पे नहीं बना सके हैं। अच्छा भवेश, ये जो आपने बात की, सबसे ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स होते हैं, जबरी मज़हब तब्दील किया जाता है, जबरी शादियाँ, इससे मुतासर होती है। आपको कोई फ़ायदा हुआ जो सिंध गवर्नमेंट ने चेंज किया था एक्ट के 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती ज़बरदस्ती? कोई आपको फ़र्क भी नज़र आया? फैक्चुअल बेसिस पे देखा जाए कि उसमें बिल्कुल आपको स्टैट्स के हिसाब से
डाउनग्रेडिंग नज़र आएगी, वहाँ पे डिक्रीज़ आएगा। लेकिन मसला ये है कि फ़ोर्स कन्वर्जन को आप फोर्स्ड कन्वर्जन जब कहेंगे जब वो एक क्राइम होगा। आप तो पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने, तो वहाँ पे वो मज़हब तब्दीली उसको नहीं एक्सेप्ट करते, वो उसको किसी और शिक में आपकी कंप्लेंट लिखते हैं जिसमें किडनैपिंग आ जाती है, अबडक्शन आ जाती है, कि आपका ज़ोर ज़बरदस्ती आपका निकाह पढ़ाया गया, या वही जो सिंध गवर्नमेंट ने लॉ पास किया। सबसे पहले तो हमारी ज़रूरत प्रायोरिटी पे ये है कि हम जो कन्वर्जन जबरी तौर पे हो रही है, जैसे हम फोर्स कन्वर्जन कहते हैं, उसे एज अ क्राइम एक्सेप्ट किया जाए, ताकि जब उसका स्टेट आएगा 5 साल 10 साल बाद, आफ्टर अ फ्यू डिकेड्स, तो हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी कमी हुई है या कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो फोर्स कन्वर्जन्स का तो क्रिश्चियंस का भी इशू है, ल्यूक। अच्छा जी, देखें, कन्वर्जन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आइन का आर्टिकल 20 जो है वो मुझे ये इजाज़त देता है कि सुबह मैं मुसलमान हूँ, दोपहर को मैं क्रिश्चियन हूँ, रात को मैं हिंदू हूँ और सोने से पहले जो है मैं एथियस्ट हो जाऊँ। तो ये मेरा राइट है कि राइट टू बिलीव इन एनी रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस प्रोपेगेट एट एनी टाइम, वो मेरा राइट है। अगर मैं किसी दीन से मुतासिर होकर उस दीन को सब्सिक्वेंटली फॉलो करना शुरू कर दूँ तो वो मेरा एक आइनी हक है। अनफॉर्चुनेटली ये जो फोर्स कन्वर्जन का फिनोमेना है, ये ज़्यादा 2 फैक्टर्स के अंदर आप देखते हैं कि या तो जो सबसे ज़्यादा गुर्बत से मुतासिर लोग हैं, जो गुर्बत के पसमानदा हैं, उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए उसको एक्सप्लॉइट करते हुए उनको किसी किस्म का आप इंसेंटिव दें कि जी हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, आपके बच्चे को पढ़ा देंगे, कुछ कर देंगे, और उनका मज़हब तब्दील करा देते हैं। या फिर जो ये सबसे ज़्यादा एक आप फिनोमेना देखते हैं, ये चाइल्ड मैरिज के साथ इक्वेट होता है। ये उन केसेस में होता है कि जहाँ पर चाइल्ड मैरिज पे भी मैं कमेंट कर दूं कि चाइल्ड मैरिज एक माइनॉरिटी स्पेसिफिक इशू नहीं है। चाइल्ड मैरिज एक खित्ते का मसला है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कौमें बसती हैं और तकरीबन उस सारी कौमों के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जब हम बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इलिटरेसी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से और वो आपकी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होने की वजह से चाइल्ड मैरिज एक आपका नेशनल फिनोमेना है। फोर्स्ड कन्वर्जन का फिनोमेना जब चाइल्ड मैरिज के साथ इक्वेट होता है, ये उस सिनारियो के अंदर होता है। और मैं क्रिश्चियन स्पेसिफिक बात करूँगा कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हमारी जो 1872 की है, वो इजाज़त देती है मुझे कि मैं किसी क्रिश्चियन के बजाय अगर किसी हिंदू से या किसी मुसलमान से या किसी भी और रिलीजन के इंसान से शादी करना चाहूँ तो मैं शादी कर सकता हूँ, उस पर मना नहीं है। शर्त ये है कि जब तक मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई एक भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी क्रिश्चियन है, तो उसकी शादी एज़ पर द क्रिश्चियन राइट्स होगी और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत होगी। अब जब एक बच्ची को जबरी तौर के ऊपर अगवा करके उसकी शादी करा रहे हैं, अगर तो वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो इस लीगल फिनोमेना को एवेड करने के लिए पहले क्या करते हैं कि उसका मज़हब तब्दील कराते हैं, एक सनद इस्लाम बनती है, और फिर एज मुस्लिम शो करके उसका मुस्लिम निकाह कराते हैं। तो मतलब ये है कि ये लड़कियों को अगवा करने का एक तरीका है। जी जी जी। और इसके अंदर दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंडर उसके 2016 के रूल्स भी बन चुके हैं, जिसका रूल 3 ये वाजे करता है और बल्कि मैंडेट करता है हर निकाह ख्वाह के ऊपर, और वो सिर्फ बच्चों की शादी के हवाले से नहीं है, वो अब पूरे सिंध में अगर मैं जाके शादी कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, निकाह ख्वाह की जिम्मेदारी है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आ रही है उसकी एज डिटरमिन करे। सबसे पहले नादरा से करे, नादरा की कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, शनाख्ती कार्ड मांगे, कुछ मांगे, वो ना मिले तो उसको जो है आप रिवर्ट कर दें ऑसिफिकेशन टेस्ट की तरफ। अब करते क्या है, ये जो जबरी शादी का जो फिनोमेना है और जहाँ पे आपकी माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बच्चियों को उठाया जाता है, क्योंकि उनके लाजमी बात है कि नादरा का रिकॉर्ड अगर तलब करेंगे तो उसके अंदर होगा कि ये बच्चियाँ हैं। ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए रेफ़र करेंगे तो आ जाएगा बड़ा वाज़े कि ये बच्ची है, 18 से नीचे है। सनद इस्लाम जो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, वो पहला डॉक्यूमेंट होता है जिस पे एक झूठी एज लिख दी जाती है, 19 साल, 20 साल, 21 साल, और उसको एज अ रेफरेंट इस्तेमाल करके निकाहनामा बना दिया जाता है। ये एक सनद इस्लाम कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाया जाता है। ये सारे केसेस के अंदर आपको एक जो कॉमन फैक्टर मिलेगा, ये कभी भी किसी हिंदू या क्रिश्चियन बच्ची को जब अगवा किया जाता है और शादी का इस तरीके से केस होता है, तो निकाहनामे से पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसका नाम है सनद इस्लाम, कि इसने जो है इस्लाम कबूल कर लिया है, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सबसे पहले उम्र लिखी जाती है 19 साल, 20 साल, और वो उसके ऊपर रिलाई करते हुए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ना कुछ, आई एम असूमिंग ना स्कूल का सर्टिफिकेट, वो अपनी मर्जी से वो यूज करते हैं एज दिखाने के लिए कि देखें ये तो बड़ा उम्र का है। और ये सारी इलीगल कार्रवाई है। बट उस चीज को रिवर्ट करने के लिए, नादरा की उसको रिवर्ट करने के लिए जो है आप
सनद इस्लाम के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। अच्छा, आखिर में अब हमारे पास वक्त कम है तो रैप अप की तरफ आते हैं। भवेश साहब, आपने एक बात का जिक्र किया था ब्रेक में कि ये जो माइनॉरिटीज़ की 10 मखसूस नशिस्तें हैं, आपकी कोई ख़वातीन हो तो उनको इन नशिस्तों में डाल दिया जाता है, ख़वातीन की नशिस्तें नहीं मिलती। देखें, आपकी जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। वी कैन आस्क फॉर अ लॉट, लेकिन जो प्रेजेंट पे सामने आपके प्लेट पे चीज़ें मौजूद हैं, आपने उसमें से मैक्सिमम निकालना है फॉर अ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान एंड अ बेटर पाकिस्तान। आपका ECP जब कहता है कि माइनॉरिटीज़ की स्पेसिफिक नशिस्त है, तो इस तरह तो नहीं है ना कि हमारी जो औरत है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के ब्रैकेट में औरत होती है एंड इफ शी गोज़ टू द वुमेन ब्रैकेट वो औरत नहीं रहती। सो व्हाई द women from the minorities are not accommodated in the reservation list of women quota, और उनको क्यों माइनॉरिटीज़ में किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे एक तो वैसे ही आपकी लिमिटेड सीट्स हैं, 10 सीट्स हैं, उसके बाद आप वुमेन को भी वहाँ पे अकोमोडेट करते हैं, मैन को भी करते हैं, जबकि वुमेन आप अगर चाहते हैं माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना, सो यू कैन अकोमोडेट देम इन द वुमेन कोटा एज वेल। शुक्रिया भवेश और बाकी आप सबका भी कि आपने हमें वक्त दिया। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में अक़लियतें अपने आप को साइड लाइंड क्यों समझती हैं। आज की शो से आयशा तंजीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन इस स्पेशल इलेक्शन सीरीज़ के सारे शो आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर देख सकते हैं।